मैं लोकतांत्रिक विरोध का समर्थक हूं, आप बेशक कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम घास खाते हैं। ये भ्रम में मत रहना दोस्त। अगर तुमको लगता है कि अमित शाह तुम्हारा फुफ्फा है, तो अपने फुफ्फा को पूछ लेना। जब तुम्हारे फुफ्फा से हमको डर नहीं लगता है, तो तुमसे हमको डर लगेगा? हरदी चुन्ना लगा देंगे यार, और वहां लगा लेंगे ना जहां दिखा भी नहीं पाओगे। ये बात कह देते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात सोच लेना कि तुमको हमको विरोध करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारा विरोध करके अमित शाह अपने बेटा की जगह तुमको अपना बेटा मान करके बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दे, तब हम समझें एक बात को। क्या मिलेगा तुमको? नेताजी का गुड़गा बन करके, इनकलाब जिंदाबाद करके तुमको क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा एक पेट मुर्गा खिला देगा, और शराबबंदी के जमाने में भी एक चुरू शराब पिला देगा। यही मिलेगा ना? क्या मिलेगा तुमको? सोच रहे हो कि देश में क्या हो रहा है? हमसे नफरत करके, या कोई इंसान किसी इंसान से नफरत करके वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। ज्यादा नफरत करोगे ना, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, और डॉक्टर बोलेगा कि तेल पर खाना बंद कर दीजिए। अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, और ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो लोग इस रैली में तिरंगा झंडा लेकर के आए हैं, वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। देश होने का जो मतलब होता है, उस मतलब को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह बात समझ लो कि हमको इस बात की जानकारी है कि इस देश में ये सीएए, एनआरसी और एनपीआर का फालतू बहस क्यों खड़ा किया गया है। मोटा भाई उत्तर प्रदेश में जाकर के बोला कि जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो इस देश में लोगों की नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो उस झूठा का जरा झूठ पकड़ लेते हैं क्या? आप लोग किसी को भी नागरिकता देने के खिलाफ हैं क्या? माताएं बहनें, आप हैं क्या? तो हम लोग भी किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं। दीजिए ना, किसको आप नागरिक बनाना चाहते हैं? अरे बनाए ना। वो जो हमको भी लिफ्ट करा दे, एक गायक है, उसको नागरिक बनाए ना, उसको पद्मश्री दिए ना। कौन आपका विरोध करने के लिए आया था? यह सच नहीं है कि हम नागरिकता देने के विरोधी हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भारत का कानून यह कहता है कि भारत में आकर, दुनिया से आकर कोई भी इंसान अगर शरण मांगेगा, तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पे चलने वाला ये देश उसको शरण देगा। ये तो कानून पहले से है। और अगर वो इस देश के कानून में भरोसा जताएगा और एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो उसको भारत की नागरिकता भी दी जा सकती है। ये तो कानून पहले से है। फिर ये सीएए लाने की जरूरत क्या है? इस खेल को थोड़ा समझ लीजिए। खेल ये है कि चूहा गया आटा का गोला खाने के लिए, लोले नक्शी फंस गया। इनका प्लान ये था कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। ये घोषणा भी कर दिए। होशियार आदमी क्या जगह मखता है? ये 4 जगह मखा है।
ये 4 जगह इसलिए माखा, एक बार गोर में, दूसरा बार हाथ पे, तीसरा बार नाक पे और चौथा बार मुंह में। ये कैसे 4 जगह माखा? तो कहते हैं ना, किसी को सत्ता मिलती है तो घमंड हो जाता है। रावण को घमंड था ना, सीता जी की धरती है ना, है? सियाराम की धरती है ना। रावण को भी घमंड था कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। हारा कि नहीं हारा? घमंड टूट जाता है। घमंड कैसा भी हो वो चकनाचूर हो जाता है, और नशा कैसा भी हो वो उतर जाता है। सत्ता के नशे में इन्होंने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। कैमरा जब होता है ना सामने जी, तब बढ़िया बढ़िया लोग ना औलबोला आ जाता है। तो अमित शाह औलबोला आ गया। वो देखा कि मोदी जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, हम कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी तो ये कह करके प्रधानमंत्री बन गए कि हम शादी विवाह नहीं किए हैं, हमको बाल बच्चा नहीं है, तो हम किसके लिए चुराएंगे? अमित शाह को लगा कि ये बात तो हमारे लिए है नहीं, हम तो शादी विवाह भी किए हैं, अब बिल्कुल फोटोकॉपी बेटा भी है हमको। तो कौन सा ऐसा मुद्दा देश में उछाला जाए जिससे इस देश की जनता को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके इस देश में वोट लिया जा सके? तो इनको एक आइडिया सूझा, जैसे आसाम में एनआरसी हो रहा है, अगर पूरे देश में एनआरसी हो जाएगा तो लोग सब कुछ छोड़ करके, किसान की आत्महत्या का सवाल छोड़ करके, बेरोजगारी का सवाल छोड़ करके, पलायन का सवाल छोड़ करके, बिहार का लोग जाता है ना अपना घर बार छोड़ करके दूसरा जगह पे काम करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल छोड़ करके, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार का सवाल छोड़ करके हिंदू मुसलमान के बहस में लग जाएगा। तो मीडिया में बोल दिए कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। जब एनआरसी की लिस्ट आसाम में जारी हुई तो मामला उल्टा हो गया। हुआ ये कि 19 लाख में से 15 लाख किनका नाम एनआरसी से बाहर हो गया? जोर से बोलिए ना, हिंदू का। हाँ, हिंदू शब्द में कोई समस्या नहीं है, इसकी चिंता मत कीजिए। कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी धर्म से नफरत करना। और मैं आपको बता दूं कि ये नया नया ठेकेदार बने हैं हिंदू धर्म बचाने के। मैं इनको बता दूं कि इनके पैदा होने से पहले भी ये धर्म था और इनके मर जाने के बाद भी ये धर्म रहेगा। मैं इनको बता दूं कि आज नहीं, सदियों से लोग इस देश में आते रहे हैं। हिंदू धर्म को कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पे है। क्या? तो 19 लाख में से 15 लाख जो गैर मुसलमानों का नाम बाहर हुआ, तो इनको लगा कि ये तो उल्टा पड़ जाएगा। आज जितना ही गुर्गा छोड़े हुए हैं न, कुर्ता पैजामा टाइट, मुंह में पान और सीकी घुसा करके मोदी जी धर्म बचाएंगे। दिन भर उस आदमी का एक ही काम है, पान दुकान पे खड़ा होकर के सरकार का दलाली करना। एक काम है, दिन भर चाय दुकान पे बैठ करके सरकार का दलाली करना। और जब भी कोई कार्यक्रम होने वाला होगा तो एमपी साहब, जी साहब एक जोड़ी कुर्ता पैजामा दे देते न। बस एक जोड़ी कुर्ता पैजामा पे दिन रात जो है झाल बजा रहे हैं। तो कहा है अमित शाह ये क्या कर रहे हैं? ये आप पूरा देश में एनआरसी लागू कीजिएगा तो खाली असम में 19 लाख में से 15 लाख हिंदू का नाम बाहर हो गया है, पूरे देश में करोड़ों लोग का नाम बाहर हो जाएगा, तो हिंदू मुसलमान करके हम वोट कैसे लेंगे? लोग झाड़ू मार करके हमको भगा देगा। तो अमित शाह कहा ये तो बड़ा मामला है, हिंदू हृदय सम्राट का मुखौटा उतर जाएगा। तो कहा एक काम किया जाए, सीएए लेकर के आते हैं ताकि हिंदुओं को यह समझाएं कि सीएए मियां जी को ठीक करने के लिए लाए हैं।
एनआरसी और एनपीआर से मियाँ जी लोग का नाम बाहर कर देंगे और उसका धन संपदा जो है, उसका घर द्वार जो है तुम लोगों में बांट देंगे। अरे ढक्कन, ढक्कन हो, पहले ये बताओ, इससे पहले यही सब नेता था ना, नोटबंदी के वक्त मुंह से ही बोल रहा था ना कि नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद रुक जाएगा, काला धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, यही बोला था ना। मिला क्या? आपको तो नहीं मिलेगा। आप कन्हैया कुमार का भाषण सुनिएगा तो कहां से मिलेगा? जरा उनसे पूछिएगा जो आज काला झंडा लेके आए थे। झंडा बढ़िया से पकड़ना, अब फोटो खिंचा करके एमपी साहब को भेजना, लेकिन एमपी साहब का जब वाहवाही आ जाए तो एमपी साहब से एगो सवाल पूछ लेना, और बताइए एमपी साहब, दूसरा बार सरकार बना है, इस बार 15 लाख आएगा कि नहीं जनधन योजना में? ये पूछ लेना ना जरा। ये भ्रम जो है हिंदुओं के मन में डाला गया कि एनआरसी से तुमको क्या दिक्कत है। हमारा भी एक भाजपाई दोस्त आया और बोला, कन्हैया सब बात तो ठीक है, तुम्हारा तो नाम कन्हैया है, तुम काहे एनआरसी से इतना परेशान हो रहे हो? हम बोले, सुनो दोस्त, ये बताओ कि नागरिकता की जांच होगी कैसे? कागज के आधार पर? सरकार तो सबूत देखती है ना, मुंह नहीं देखती है ना, सरकार सबूत देखती है। पूछिए कैसे? आप जन्मे हैं मार्च में और कागज पे लिखा होता है जनवरी, तो सरकार जनवरी मानती है कि मार्च मानती है? जनवरी मानती है ना। हम जन्मे हैं मार्च में, कागज पे लिखा हुआ है जनवरी, तो सारा सर्टिफिकेट में जनवरी सरकार मानती है ना। कल को अगर नौकरी मिलेगा तो मार्च के हिसाब से रिटायर होंगे कि जनवरी के हिसाब से रिटायर होंगे? तो सरकार मानती है कागज। और कागज की हकीकत क्या है? कागज की हकीकत यह है कि अनपढ़ लोगों को तो छोड़ दीजिए, मैं पढ़े लिखों की बात बताता हूं। पत्रकार सब हैं, सब पढ़ल लिखल लोग होंगे। 10वां के सर्टिफिकेट में आपका नाम का स्पेलिंग कुछ और आपका नाम अगर ठीक होगा ना तो आपके बाबूजी का नाम का स्पेलिंग जरूर गलत लिखा हुआ होगा उसमें। 10वां का अलग, 11वां का अलग, 12वां का अलग, बीए का अलग, एमए का अलग। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? कागज कौन बनाता है? सरकारी कर्मचारी हैं। आप ही लोग ये बात कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती है, तो सरकारी चीज ठीक से काम नहीं करती है तो सरकारी ऑफिस जो है आपका कागज बहुत ठीक से बना दिया है। कागज अगर ठीक से नहीं बनाया है तो खाली मुसलमान का कागज गलती बना दिया है कि हिंदू का कागज भी गलत बन जाता है। वोटर आईडी देखे हैं अपना? कितने लोगों का उस पर सर्टिफिकेट, वो जो वोटर आईडी है आपका, सर्टिफिकेट से के हिसाब से आपका जन्मदिन उस पर लिखा हुआ रहता है? कितने लोगों का उम्र उसमें सही लिखा रहता है? नाम किसी और का रहता है, फोटो किसी और का रहता है, बाप का नाम किसी और का रहता है और वोटर का नाम किसी और का रहता है। ये रहता है कि नहीं रहता है? तो इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते आसाम में पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? जो लोग आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, उनके परिवार के लोगों का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया। और सबसे मजेदार तो यह हुआ, माय भारत का नागरिक, बाबूजी भारत के नागरिक, भाई भारत का नागरिक, और दूसरा भाई को बोला कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। तो क्या है? वो ईमेल से आया था क्या कि एसएमएस से आया था कि व्हाट्सएप से फॉरवर्ड हो गया था? वो उसी माँ बाप का बेटा है ना, उसका नाम कैसे हट गया? ये कैसे हट जाता, उसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं। मेरे सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी के नाम का स्पेलिंग है JAI, और छोटका जो भैया है उसके सर्टिफिकेट में पिताजी के नाम का स्पेलिंग है JAY। अब JAI भी जय होता है और JAY भी जय होता है। बाबूजी तो एक गुण है। आई और वाई के भेड़ा में
एगो नागरिक होगा और दूसरा नागरिक नहीं होगा। अब बाबूजी का नाम देखना पड़ेगा कि उसमें वो उन्होंने आई लिखा है कि वाई लिखा है। बताइए, इस आई और वाई के चक्कर में आप इस देश के लोगों को उनको नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि एनआरसी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए है। झूठ। एनआरसी और एनपीआर इस देश में रह रहे लोगों को अपनी नागरिकता का इम्तिहान देने के लिए। इस बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फालतू है। सिर्फ आसाम में जो एनआरसी हुई है उस पे 1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो मेरा भाजपाई दोस्त हमको आकर के कहा था, कन्हैया तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा नाम अगर हट जाएगा तो सीए के तहत तुम नागरिकता ले लोगे। हम बोले दोस्त, सीए के तहत नागरिकता लेने के लिए पहले हमको यह बात कहनी पड़ेगी कि हम दूसरे देश से आए हैं। नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। जो हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पुरखे यहीं पैदा हुए हैं, और उनको उनके पुरखों की जो जमीन है, पुरखों की जमीन पे जो हम घर बनाए हुए हैं, वो घर द्वार हमको छोड़ना पड़ेगा। जो लोग खेत का कागज पत्तर संभालते हैं ना, वो आपको अच्छे से यह बात बता देंगे। खतियान जो होता है, जो बाप दादों की जमीन होती है, जिसको पुश्तैनी और मरूसी जमीन कहा जाता है, उसका कागज नहीं होता है आपके पास। वो आपके खानदान के साथ आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होता रहता है। तो जब आप कहिएगा कि हम दूसरे देश से आए हैं धार्मिक प्रताड़ना के चलते, तो पहले अपनी नागरिकता छोड़िएगा ना, अपना जमीन जायदाद छोड़िएगा ना, अपना घर बार छोड़िएगा ना। यही पूरी साजिश है।